हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग यानी क्लास 9th का बायोलॉजी का जो हम लोग पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5th लेक्चर है बच्चों, और ध्यान से देखिए, हम लोग इस लेक्चर में मेनली न्यूक्लियस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले यानी इससे पिछला वाला लेक्चर 4th लेक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट और कुछ एक्टिविटी रह गया है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं और सॉल्व करते हैं। मुझे यहां पर बोला गया है, अगर मैं हाइपोटेटिक सॉल्यूशन में, हाइपोटेटिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल कंटेंट। यानी अगर मैं यहां पर एक सॉल्यूशन ले लिया जो हाइपोटेटिक है, हाइपोटेटिक सॉल्यूशन का मतलब इसमें अगर हम एक सेल रख रहे हैं तो सेल के अंदर जो मटेरियल है, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन जो है ये आपका है डाइल्यूट, और सेल का अंदर है कंसंट्रेटेड। यानी इसमें वाटर ज्यादा है, यानी बाहर में वाटर कंटेंट ज्यादा और अंदर वाटर कम। तो नेचुरली जो वाटर यहां से यहां जाएगा यानी बाहर से अंदर जाएगा। अगर मैं जब भी आपको बोलूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में पानी ज्यादा, सेल के अंदर पानी कम, तो नेचुरल टेंडेंसी होगा ज्यादा से कम की तरफ, यानी वाटर का फ्लो होगा इनसाइड द सेल। क्वेश्चन यहां नहीं रुक रहा है, क्या बोल रहा है, अगर मैं प्लांट सेल को रखूंगा इसमें तो क्या होगा, और एनिमल सेल को रखूंगा तो क्या होगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, जब हम प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा और एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। यानी अगर मैं एक प्लांट सेल को इसमें रखूंगा तो प्लांट सेल में तो सबसे मेन बात यह है कि सेल वॉल भी होता है, ठीक है। तो जैसे ही पानी इसके अंदर एंट्री करेगा सेल मेम्ब्रेन फूलेगा, फूलेगा तो खूब से खूब इतना फूलेगा, उसके बाद क्या है सेल वॉल, यानी वो बर्स्ट नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल, अगर मैं एनिमल सेल में रखूंगा, एनिमल सेल को रखूंगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फूलते जाएगा और उसके बाहर तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का जब लिमिट खत्म हो जाएगा वो फट जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट ड्यू टू सेल वॉल, एनिमल सेल बर्स्ट ड्यू टू स्वेलिंग। स्वेलिंग के कारण एनिमल सेल तो बर्स्ट हो गया लेकिन प्लांट सेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, सेल वॉल है। बर्स्ट ड्यू टू सेल वॉल ड्यू टू स्वेलिंग, बिकॉज ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के कारण जो बर्स्ट नहीं हुआ। चलिए एक और एक्टिविटी क्या बोल रहा है, अगर मैं वाटर में, सिंपल वाटर में अगर मैं रेजिन्स को यानी किशमिश को रख दूं तो क्या होगा। बच्चों आपको पता है सिंपल वाटर है और एक तरफ है किशमिश। अब बोलिए किशमिश के अंदर, उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें ज्यादा पानी है या सिंपल वाटर है उसमें ज्यादा पानी है। सिंपल वाटर में तो ऑब्वियस बात है वाटर इनसाइड फ्लो करेगा, किशमिश के अंदर पानी जाएगा, जाते 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 ये किशमिश क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, यानी इसका अंदर पानी जाएगा बड़ा। अगर मैं उल्टा कर दूं इस बार, यानी किशमिश को मैं सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन में रख लूं, यही किशमिश को, इस किशमिश के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जा चुका है, अब इसी को मैंने सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जो कि इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो फिर उसका वाटर दोबारा निकल जाएगा, फिर वो श्रिंक हो जाएगा। तो ध्यान रहे। एक्टिविटी एक और है, अगर शेल्ड रॉ एग यानी कच्चा अंडा है और एक है उबला हुआ अंडा, तो जो कच्चा अंडा है बच्चों, रॉ एग है, वो शेल्ड है यानी उसको सेल है, लेकिन जो कच्चा अंडा है उसका सेल हमने उतार दिया और दोनों को हम पानी में रखेंगे तो क्या होगा। आप सोचिए एक बात, अगर मैं ये जो सेल्ड एग है इसके अंदर, तो मेन बात यह है कि सेल है तो ये कच्चा रहे चाहे कुछ रहे। अगर सेल है तो ये वाटर को अंदर आने क्यों देगा भाई, ये तो सेल वॉल है, ये तो आपका पूरा जो है ये टफ होता है, ये अंदर आने नहीं देगा, तो ये जो है श्रिंक रहेगा, सेम साइज का रहेगा ड्यू टू सेल। अगर मैं इसको बॉइल कर दूं, बॉइल करके हम उसका कवर हटा दिए तब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बच जाएगा, यानी हमने शेल हटा दिया इसमें से, तो क्या होगा,
तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब बॉयल किए हैं तो सेल मेम्ब्रेन मर गया है, और सेल मेम्ब्रेन मर गया है तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा एक्ट नहीं करेगा, तो भी ये सेम केस रहेगा। एक बार सेल वॉल के कारण सेम रहा, एक बार डेड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण। अब देखिए, अब हम लोग समझ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। बच्चों आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, यानी सेल का डायरेक्टर बोलिए, कंट्रोलर बोलिए, पूरा सेल को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है, चलाता है। हर एक एक्टिविटी में जिसका कंट्रोल है वो है न्यूक्लियस। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ऑफिस बोलिए, जो बोलिए, सेंटर बोलिए, केंद्र बोलिए, वो सब क्या है? न्यूक्लियस है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। 1831 में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, यानी दो मेम्ब्रेन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन होता था, उसी प्रकार इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, यानी इसके बाहर दो मेम्ब्रेन है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, चाहे वो न्यूक्लियस के ही अंदर क्यों ना हो, न्यूक्लियस के बाहर क्यों ना हो, कहीं प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कहीं एमआरएनए से आरएनए बन रहा है, कहीं आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, कहीं प्रोटीन से एंजाइम बन रहा है, ये सारा एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। फिर बोला जा रहा है इनक्लोजियस जेनेटिक मटेरियल, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए और आरएनए। बहुत दिन से आप लोग सुन रहे हैं डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, वो होता क्या है? वो न्यूक्लियस का अंदर होता है। फिर इसको बोलता है डायरेक्टर या फिर कंट्रोलर ऑफ सेल। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को समझते हैं, न्यूक्लियस को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, न्यूक्लियस का फोटो बनाते हैं और समझते हैं न्यूक्लियस को आसानी से। बच्चों मैंने सेल नहीं बनाया, ध्यान रखिए, मैं सेल नहीं बना रहा हूं, ये सिर्फ न्यूक्लियस है, इधर सेल मानिए। अगर आपको मानना है तो मानिए ये सेल है, बॉडी पूरा सेल है, और ये बीच में न्यूक्लियस है। बच्चों न्यूक्लियस में मेनली आपको चार चीज मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस, और आपको जो है एक चीज और मिलेगा इसके अंदर, वो है क्रोमेटिन थ्रेड्स। चार चीज मैंने बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स। चलिए बच्चे एक एक करके देखते हैं। अगर मैं देखूं ये न्यूक्लियस है, तो आप देख रहे हैं ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, बाहर एक मेम्ब्रेन, अंदर एक और मेम्ब्रेन। सर मेम्ब्रेन को काट दिए हैं, हाँ बच्चों काटना पड़ेगा। अगर पूरा मेम्ब्रेन पूरे तरीके से इस बाउंड्री को घेर लेगा तो न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर वाला इलाका यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज कैसे होगा? नहीं समझ रहे आप? मानिए आपका न्यूक्लियस है भाई, इधर का कुछ सामान मानिए एक्स सामान है, इसको अंदर आना है, या फिर मानिए यहां का वाई सामान है, इसको बाहर जाना है, तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आना जाना करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर कहां होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में होता है न्यूक्लियर पोर। उसके बाद देखिए इसको हम लोग बाहर वाला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच वाला जगह पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये सब मिला के हम लोग पूरा बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मतलब जानते हैं आप, मैं और भी आपको बताया था, आपके घर में शादी का कार्ड आता ही होगा, तो वो जिस चीज में भरा होता है एनवेलप, यानी जहां उसके अंदर क्या है? छिपा हुआ है सामान, तो ऊपर जो है वो क्या है? एनवेलप है। एनवेलप के अंदर खत होगा, अंदर जो है उसको जो घेर रहा है वही हमारा एनवेलप है, और न्यूक्लियस का एनवेलप है। अच्छा, इसका नाम क्या रख देते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या है? बाहर आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के ऊपर छोटा छोटा दाना टाइप से मैंने कुछ छाप के रखा है, जे ये सब क्या? बीच वाले ये तो न्यूक्लियर पोर है, छेद सब, और ये जो ऊपर ऊपर रखा हुआ है दाना, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोसोम। इनका काम सब अभी हम लोग देखेंगे, टेंशन ना ले। अब देखिए इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं टावर बना हुआ है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा ये जियो का टावर है, ये टावर नहीं है, उल्टा टावर भी नहीं है, ये कुछ और है बच्चों, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स है तो ये रफ टाइप से हो गया, खुरदरा टाइप से हो गया, इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसमें
कोई भी प्रकार का राइबोसोम नहीं रहेगा, ये स्मूथ रहेगा, चिकना टाइप से रहेगा, इसका नाम हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का हो गया, एक रफ वाला और एक स्मूथ वाला, ध्यान रहे। चलिए अब देखिए मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और जो अंदर पड़ा हुआ है ये सब जो धागा धागा टाइप से आप देख रहे हैं, थ्रेड्स जो देख रहे हैं, इन सब का नाम है क्रोमेटिन थ्रेड्स। कौन सा थ्रेड्स बच्चों? क्रोमेटिन थ्रेड्स। मैं आपको बोलना चाहूंगा ये वही क्रोमेटिन थ्रेड्स है, जब सेल डिवाइड करना चाहता है, यानी ये सेल जब डिवाइड करना चाहेगा तो यही क्रोमेटिन थ्रेड्स एक दिन क्रोमोसोम में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोमोसोम में बदल जाएगा, और इन्हीं के बीच में डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन है बच्चों। ध्यान रहे इतना सारा चीज ये क्रोमेटिन थ्रेड्स के अंदर रखा हुआ है, यानी क्रोमेटिन थ्रेड्स खुद क्रोमेटिन थ्रेड से जब सेल डिवाइड करना चाहेगा ये क्रोमोसोम बन जाएगा। ध्यान रहे। चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी का एक और नाम है न्यूक्लियर एनवलप, यानी मिला के इसी को बोलते हैं कैरियोथिका। बच्चों कैरियो शब्द यूज किया जाता है न्यूक्लियस के लिए। ध्यान रहे, क्या न्यूक्लियस को मैं कैरियोन बोल दूं? हाँ, गलत नहीं, आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियस के लिए कैरियो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, याद रहना चाहिए आपको बच्चों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप या फिर कैरियोथिका। देखिए सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मेरा फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, ये इलाका को क्या बोलते हैं? ये साइटोप्लाज्म है। आप समझ रहे हैं मेरा बात? ये सेल का ये वाला इलाका, इसमें जो आपको सेल ऑर्गेनल्स मिल रहा था, कहीं गोल्जी बॉडी मिल रहा था, कहीं आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा था, यहीं पर कहीं आपको मैं राइबोसोम्स भी दिखाया, यहीं पर कहीं पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी, प्लास्टिड भी दिखाया। यानी ये जो इलाका है ये वाला, ये साइटोप्लाज्म है, और ये वाला इलाका है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बोलिए साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को किसने अलग किया? नहीं आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं। ये वाला इलाका न्यूक्लियोप्लाज्म है, याद रहना चाहिए, ये साइटोप्लाज्म। मैं उड़ा रहा हूं, मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया। क्या अब भी आपको दोनों में सेपरेशन नजर आ रहा है? नहीं। साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म का मैट्रिक्स खुल जाएगा, मिल जाएगा। इनमें सेपरेशन कौन कर रहा है? वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहा है, या फिर न्यूक्लियर यानी सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को कौन डिफरेंशिएट करके रख रहा है, कौन अलग करके रख रहा है? वो कोई और नहीं, वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आ रहा है समझ में? आना चाहिए। चलिए बच्चों, कंटेंस न्यूक्लियर पोर्स। क्या इसमें जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर होता है? हाँ होता है। उनका काम क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज करना, ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस का। यानी contains nuclear pores, nuclear membrane contains nuclear pores which take part in exchanging substances between cytoplasm and nucleoplasm। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होगा, सामान का लेना देना। ये कहां से होगा? न्यूक्लियर पोर से। चलिए अब हम लोग समझ रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग आ गए हैं न्यूक्लियोप्लाज्म समझने के लिए, इस इलाका को समझने के लिए। बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म का 2-3 नाम और है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर सैप। इसी का नाम है कैरियोथिका। कौन सा थीका? कैरियोथिका। मैंने अभी अभी आपको बताया, कैरियो शब्द कहीं भी आए आपका माइंड में आ जाना चाहिए न्यूक्लियस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना ही चाहिए। चलिए बच्चों, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रहे, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या फिर न्यूक्लियर सैप, उसी का नाम है कैरियोथिका। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इस पूरा सिस्टम को हम लोग नाम दे रहे थे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल रहे थे बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म में, अगर मैं प्रोटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घेरा हुआ जो हिस्सा है, ये तो पूरा प्रोटोप्लाज्म है। यानी अगर मैं सेल
वॉल हटा दूं तो जो सिस्टम बचता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो जगह है उस जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड न्यूक्लियोलस। इसमें क्रोमैटिन थ्रेड्स है और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का काम बताऊंगा भी, टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है। और क्रोमैटिन थ्रेड्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, 9 तक जितना है उससे थोड़ा और ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। ये न्यूक्लियोलस है और ये आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स है। न्यूक्लियोलस के बारे में कहा जाता है डिस्कवर्ड बाय फोंटोना। फोंटोना ये तो भाई अजीब अजीब नाम लग रहा है यार, अजीब अजीब नाम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फोंटोना, फाउंटेन, माउंटेन, ये सब इंडियन नाम तो नहीं हो सकता है, कहीं और कहीं नाम होगा। ध्यान रहे न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी इन्होंने किया था। न्यूक्लियोलस का काम है अजवली वन इन ईच न्यूक्लियस। अजवली में ध्यान दीजिए बच्चों, इस शब्द में एक न्यूक्लियस में अक्सर, कौन सा सर? अक्सर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन कभी कभी मोर देन वन भी पाया जा सकता है। अक्सर कितना पाया जाता है? एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी मिलने का संभावना है। अगर होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो भी ऑप्शन सही होगा। इसका काम क्या है सर? न्यूक्लियस का स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। आरएनए का स्टोर हाउस है, यानी आरएनए को ये स्टोर करता है। इसके अंदर आपको ढेर सारा आरएनए मिलेगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस पढ़ चुके हैं। बच गया हमारा क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो आपको क्या करना होगा? क्रोमैटिन थ्रेड्स को समझने के लिए, क्रोमैटिन थ्रेड को समझने के लिए आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग समझेंगे क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए, एकदम जल्दी से पटाख से नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए, यानी हम लोग पढ़ रहे थे, मानिए न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने उसमें आपको न्यूक्लियोइड भी बताया, मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ाया, और आप जो बाकी रह गया था वो था क्रोमैटिन थ्रेड, जो न्यूक्लियस का एक अहम हिस्सा था। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो आपको मिल रहा था वहां पर, यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये मैं आपको उस वक्त बताया नहीं, मैंने आपको पीछे वाला पार्ट में ये बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा दिया, न्यूक्लियोइड पढ़ा दिया और इनका फंक्शन भी बता दिया। चलिए अब समझते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स को। सबसे पहले बच्चों, इंटरमिंगल्ड विथ वन अनदर टू फॉर्म क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये क्या बोल रहा है? इंटरमिंगल्ड मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, यानी एक क्रोमोसोम दूसरा के साथ और दूसरा तीसरा के साथ जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो इस तरीके से लिपट जाते हैं, और ये जो झंठी टाइप से, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन रेटिकुलम क्या है? ये क्रोमैटिन फाइबर्स का, क्रोमैटिन थ्रेड्स का एक दूसरे के साथ लिपटने के बाद जो जाली नुमा स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। अब देखिए, क्रोमैटिन थ्रेड, यानी यही क्रोमैटिन थ्रेड जब सेल को डिवाइड करने का मौका आएगा, सेल को पता चलेगा अब मुझे डिवाइड करना है, अबाउट टू डिवाइड, अबाउट टू डिवीजन, यही क्या करेगा? ये धीरे धीरे जो इस तरीके से एक दूसरे में लिपटे हुए थे ये सेपरेटेड नजर आएगा। कैसे नजर आएगा बच्चों? आपको आएगा ये इस तरीके से, एक 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 करके ये सब जो इस तरीके से लिपटा हुआ था ये धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। कब? सेल डिवीजन का टाइम। और फिर इन्हें हम नाम देंगे क्रोमोसोम। तो बच्चों ध्यान रहे, मैं आपको बोल क्या रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि जब सेल को डिवाइड करना रहेगा तो ये जो थ्रेड लाइक जो पड़ा हुआ था, रेटिकुलम बना हुआ था, ये रेटिकुलम खुलेगा और सेल, ऐसा होना भी चाहिए,
क्यों? क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो इन चीजों को इक्वली डिवाइड करना होगा। 2 सेल बनेगा तो सारा चीज डिवाइड होगा। और भाई अगर ये इस तरीके से लिपटा हुआ रहेगा तो डिवीजन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले सेल इन धागाओं को खोलेगा, इन थ्रेड्स को खोल के एक एक करके बिखार देगा, और इन्हीं का नाम है क्रोमोसोम। इसको मैं कुछ इस तरीके से यहां लिखा हूं, क्रोमैटिन थ्रेड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन चेंजेस इनटू क्रोमोसोम। क्रोमैटिन थ्रेड ही सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम बन जाता है। चलिए, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम, आधा से ज्यादा काम तो आपको पता होगा। न्यूक्लियस का काम है सेल को कंट्रोल करना, सेल का एक्टिविटी पर ध्यान रखना, बट कुछ और भी है, देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, प्रोसेस होगा, चाहे सेल डिवीजन हो, चाहे कहीं लिपिड बन रहा है, कहीं प्रोटीन बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। सेल ग्रोथ बाय डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी सेल का ग्रोथ में भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब ये सेल छोटा है, इसका हर माल मटेरियल सब छोटा है। ये सेल बड़ा होगा, सारा चीज बड़ा होगा, सब चीज चाहिए, इनको प्रोटीन चाहिए, जहां जहां प्रोटीन लगेगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बड़ा हुआ, इसका सेल मेम्ब्रेन भी बड़ा हुआ होगा, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हुआ होगा, इसके अंदर सारा चीज बड़ा होगा, ये सारा मटेरियल जो बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस ही डायरेक्शन देगा कि सेल को ग्रोथ करना है। एक काम करो, प्रोटीन्स का संख्या बढ़ा दिया जाए, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सेल को ग्रोथ करना है, सेल को बड़ा होना है, सेल का साइज में ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करो, प्रोटीन बढ़ा दो। ये डायरेक्शन कौन देगा? बनाएगा कौन, वो तो समझे, लेकिन ये कौन कमांड देगा? न्यूक्लियस। तो मैं कह दूं, सेल ग्रोथ बाय डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी सेल ग्रोथ भी करवाता है न्यूक्लियस। फिर बच्चों यहां पर दिया हुआ है, टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम बनाने में भी ये हेल्प करता है कौन? न्यूक्लियस। फिर क्या बोल रहा है? इट रेगुलेट सेल साइकिल, सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, सेल एकदम से डिवाइड नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं ये एक सेल था और अचानक से ये 2 सेल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये सेल को डिवाइड करना होगा, सबसे पहले सेल बड़ा होगा, फिर ये सेल के अंदर का सामान डिवाइड होगा, फिर कुछ देर बाद कुछ फेज ऐसे करते करते नंबर ऑफ फेजेस के बाद आप लोग अभी नाम नहीं सुने होंगे, बट ध्यान रखिए, सेल एकदम से डिवाइड नहीं होता, कुछ साइकिल्स होता है। एक साइकिल के अंदर सेल रोटेट होता है, यानी सेल पहले एक फेज से गुजरेगा, फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते कुछ फेजेस आएगा, उसी के बाद सेल डिवाइड होगा। तो ये सेल साइकिल में जो एक एक फेजेस है, उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको भी कंट्रोल करेगा आपका न्यूक्लियस। चलिए अब देखिए एक बात, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। आइए भाई, इस बोल रहा है कि ये जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के पास, क्या ये भी बोलने का बात है? ये तो आसान बात है, ये जेनेटिक मटेरियल है, यही डीएनए है, यही आरएनए है। यानी डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। याद रहे, डीएनए और आरएनए को मिला के नहीं, किसी किसी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कहीं कहीं आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। सर ये डीएनए है क्या सर? बार बार आप डीएनए 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 बोल रहे हैं। बच्चों अगर डीएनए समझना है, एक पॉइंट अच्छे से मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। क्रोमैटिन थ्रेड्स सीधा हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। यानी इन क्रोमोसोम्स को फिर जब आप अच्छे से देखिएगा तो ये कहीं कहीं डीएनए है, कहीं कहीं आपको मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन। यानी क्रोमोसोम्स बना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। फिर आपका डीएनए, अगर डीएनए को फिर जूम करके देखिए तो डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। या अलादीन वाला जीन नहीं, ये वो जीन है जिसमें सब हिसाब किताब रखा हुआ है। यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल्स में असल में जीन ही है जो हमारा कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। जीन के अंदर ही हमारा बाल कर्व होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारा आंख का रंग कैसा होगा, ये सब के सब, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, ये सब के सब कौन डिसाइड करेगा? जीन। जीन कहां है? डीएनए के अंदर है। डीएनए कहां है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड है। कहां है?
न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल में है। बड़ा बात हो गया ना, कोई बात नहीं। चलिए तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूं न्यूक्लियोइड के बारे में। एक और स्ट्रक्चर इसका नाम है न्यूक्लियोइड, ये भी न्यूक्लियस लाइक होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव जीव, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह का बात करूं तो उनमें इतना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। उसका न्यूक्लियस इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें मेम्ब्रेन होगा, उसमें इतना सारा तामझाम होगा, इतना नहीं है। उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा होता है, फेंका रहता है, यानी उसका ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। किस में? बैक्टीरिया में। यानी बैक्टीरिया में जो होता है न्यूक्लियस तो नहीं होता है, सेल में सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ऐसे ही सब लिपटा उपटा पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग मिला जुला के क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। ध्यान रहे बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट। अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर आएगा, ध्यान टेंशन ना ले। प्रोकैरियोट क्या है याद रखिए, इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोटिक सेल in place of nucleus, nucleoid is found. Nucleoid contains all genetic material. nucleoid भी genetic material रखते हैं। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में अंतर यह है, उनमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें नहीं है, वो वेल डेवलप है, ये उतना डेवलप नहीं है। चलिए अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपको अंतर बताऊं। देखिए बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट एडवांस टाइप का जो न्यूक्लियस है, एडवांस टाइप का न्यूक्लियस वाला सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें असल में अच्छा वाला न्यूक्लियस है और इसमें सस्ता वाला न्यूक्लियस डाला गया है। इसमें अच्छा वाला न्यूक्लियस है तो ये यूकैरियोट्स है, इसमें सस्ता वाला न्यूक्लियस है। यानी बड़ा प्लांट, सॉरी प्लांट्स, सभी प्लांट्स में और एनिमल्स में जो सेल होता है, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, तो हम लोग यूकैरियोट है। क्या है बच्चों? यूकैरियोट। हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यानी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, डीएनए होता है हमारा, वैसे तो लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। अब देखिए प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा, यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में क्या होगा। बच्चों बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में न्यूक्लियस जो होता है वो होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है यानी डीएनए हुआ या फिर आरएनए फ्रीली ऐसे ही घूम रहा है सेल के अंदर इधर उधर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है और हमारे अंदर तो वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम लोग यूकैरियोट्स। यू मतलब होता है ट्रू, यानी हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, और इधर इन लोग के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल है, इसमें सब प्लांट और एनिमल। अब देखिए क्रोमोसोम बराबर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, यानी क्रोमोसोम में डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है। फिर में डीएनए फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए जीन, डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है, मानिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर मैंने इसको बोल दिया, जो सब मैं ऐसा कर रहा हूं ये सब को मैं बोल दिया ये सब के सब डीएनए है, और बाद बाकी जो छूट गया वो हिस्टोन प्रोटीन। फिर मैं डीएनए को जब जूम करके देखूंगा इस प्रकार, उसमें जो फंक्शनल पार्ट है वो है आपका जीन। तो मैं बोल रहा हूं फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, इसको क्या बोलेंगे? जीन। अब देखिए बच्चों हमारा न्यूक्लियस हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म। चलिए बच्चों साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का ये वाला हिस्सा, उसमें कुछ ऑर्गेनल्स होता है, यानी सब सेलुलर ऑर्गेनल छोटा छोटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, आपका गोल्जी बॉडी, और इसको छोड़ के जो कुछ मैट्रिक्स मिलता है, सब्सटेंस मिलता है जो कि सेल ऑर्गेनल नहीं है, बट ऐसे ही जिसका निर्धारित शेप साइज भी नहीं है, लिक्विड टाइप से पड़ा हुआ रहता है, जेली टाइप से, वो हो गया आपका साइटोसोल। यानी और बाद बाकी जो छोटा छोटा उसमें दाना जैसा जो स्ट्रक्चर्स होता है उनको हम लोग बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो देखिए मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म दो हिस्सा, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मतलब सब सेलुलर स्ट्रक्चर। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है? जो साइटोसोल होता है वो असल में कोई एक चीज नहीं है, एक पूरा मैट्रिक्स जो लिक्विड पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो छोटा छोटा रखा है वो आपका सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह सब अलग अलग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये है आपका सेल ऑर्गेनल्स। क्या बच्चों?
सेल ऑर्गेनल्स। अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चरलेस सब्सटेंस इनसाइड द सेल, इसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली टाइप से इधर उधर पड़ा है। ये आपका हो गया पूरा क्या हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सब हो गया आपका साइटोसोल। बाद बाकी जो उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह पड़ा होता है इस टाइप से, माने माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लास्टिड है, ये कुछ और, तो वो सब हो गया आपका सेल ऑर्गेनल्स। अब हमारा काम क्या रहा, हमारा काम ये रहा कि हम लोग को एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अब यहाँ कुछ और मैं नहीं लिख पाया, जगह नहीं, टीसी लिख दिए, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, लिखूंगा। यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। यानी आगे एक या फिर 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज होने वाला है। इसीलिए बच्चों आपके पास समय कम है, पूरा वीडियो देखिए आज इसी वक्त, इस वक्त जहां पर भी आप हैं, जिस समय भी जो भी आपका पढ़ने का रूटीन हो, कुछ भी हो, यहां पर ये वीडियो देखने के बाद 1 से लेकर अभी तक टोटल वीडियोस को देखिए, हर एक वीडियोस को देखिए और बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगला 2 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चों ध्यान रहे, हर एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।